गण, विधायकगण, विधानसभा के अधिकारीगण एवं मित्रों, राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास पूरे देश के लिए प्रेरक है और माननीय जोशी जी की सदारत में जो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा यहाँ आयोजित हुई है वह भी देश में एक रोशनी दिखाने का काम करेगा, यह मुझे यकीन है। वैसे भी माननीय जोशी जी का मैं बड़ा कायल हूँ। इस रूप में बिना मिले कुछ लोगों के बयानों से, उनकी बातों से जो आपके मन में आदर उपजता है कि वो देश के बारे में अपने दायरे से उठकर बात करते हैं, बेबाक ढंग से आप सहमत और असहमत हो सकते हैं, उनमें जोशी जी हैं। यह सही है कि जिस पृष्ठभूमि में आज यह चर्चा हो रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जनवरी 2020 में आया यह निर्णय दल बदल याचिका पर जो 3 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया, न्यायाधीश रोहिंटन एफ नरीमन, उसमें एक खास टिप्पणी है स्पीकर्स के बारे में कि स्पीकर इनसाइडर होता है। क्या वह सोल और फाइनल आर्बिट्रेटर बने एक दल बदल करने वाले व्यक्ति के लिए, निर्णय करने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चीजें बताई हैं, मैं उस पर जाने के पहले बताना चाहूं कि अदालत की टिप्पणी क्या है। It's time Parliament had a rethink on whether disqualification petitions ought to be entrusted to a speaker as a quasi-judicial authority when such a speaker continues to belong to a particular political party, either de jure or de facto, the court said. इस पृष्ठभूमि में इसका आयोजन हुआ। मुझे स्मरण है देहरादून में 79 जो सम्मेलन हुआ पीठासीन अधिकारियों का, उसमें यह मुख्य चर्चा का विषय था और उसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने राजस्थान के माननीय स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे कर्नाटक और उड़ीसा के बड़े वरिष्ठ माननीय अध्यक्षगण हैं, एक समिति बनाई है। उस समिति जिस ढंग से काम कर रही है उसका प्रतिफल एक आज यहाँ है, जो बड़ी गहराई से इस विषय पर चर्चा आयोजित करने का पहला प्रयास हुआ है। लखनऊ में भी माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के असीमित अधिकार सीमित हों। इसके पहले मैं देख रहा था 2008 में चंडीगढ़ में आयोजित भारत के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा, जो माननीय जोशी जी ने इच्छा व्यक्त की कि यह कानून में निपुण व्यक्तियों, किसी विशेष न्यायाधिकरण या चुनाव आयोग को यह शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। इसके पहले 1993 में अपने एक फैसले में माननीय शिवराज पाटिल जी जो लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा चूंकि अध्यक्ष भारत में किसी दल के सदस्य होते हैं, लिहाजा उनको अपने साथी सदस्यों की सदस्यता के संबंध में निर्णय देने का दायित्व तो नहीं सौंपा जाना चाहिए। वे कोई भी फैसला दें उन पर लांछन लगेगा। कुछ ही महीने पहले हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी एम वेंकैया नायडू जी ने भी दल बदल कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची की समीक्षा की अपील की। उन्होंने कहा कि विधान मंडलों के अध्यक्ष शीघ्र निर्णय लें और दल बदल विरोधी कानून को सही तरीके से लागू हो यह सुनिश्चित करें। सभापति या अध्यक्ष की निष्क्रियता के कारण विधायक न केवल नई पार्टी में बने रहते हैं बल्कि कुछ पार्टियों में जाकर दल बदल के बाद वो मंत्री बन जाते हैं। इस तरह की चीजों से जनता के बीच इन संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा होता है, यह माननीय उपराष्ट्रपति जी की चिंता है। लेकिन एक और फैसला कुछ ही महीने पहले आया नवंबर में, माननीय जोशी जी को स्मरण होगा, कर्नाटक के बारे में, जिसमें 109 पेज का फैसला था। उसमें भी 3 माननीय न्यायमूर्ति लोगों ने जस्टिस एवी रमन्ना जी के नेतृत्व में यह फैसला दिया। उसमें भी कहा गया था कि स्पीकर्स पर प्रेशर आता है, उनको इस काम से अलग रखना चाहिए, ऐसी मंशा उसमें भी व्यक्त की गई। पर मैं इस सवाल पर आना चाहूंगा कि जब यह दल बदल कानून ऐतिहासिक बना तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? यह क्यों अधिकार स्पीकर्स को दिया गया, यह हमें जानना चाहिए। उस वक्त शायद लॉ मिनिस्टर अशोक सेन जी थे, जो माननीय गहलोत जी पुष्टि इसकी करेंगे। उन्होंने यह बिल लोकसभा में पेश करते हुए 52वां अमेंडमेंट पेश करते हुए 30 जनवरी को कहा
इफ दिस बिल इज टू बी इफेक्टिव, अगर इस बिल को प्रभावी होना है, एंड इफ डिफेक्शन इज टू बी आउटलॉड, और दल बदल को हमें खत्म करना है, इसको गैर कानूनी बनाना है, देन वी मस्ट चूज ए फोरम विच विल डिसाइड द मैटर फियरलेसली एंड एक्सपीडियसली। तो हमें ऐसे मंच की तलाश करनी चाहिए, चुनना चाहिए, जिससे निर्भीक होकर बहुत जल्द इस पर फैसला हो सके। दिस इज द ओनली फोरम दैट इज पॉसिबल, यानी उनके कहने का अर्थ है कि स्पीकर का ही फोरम इस पर कसौटी पर सही बैठता है, इसलिए स्पीकर को यह अधिकार हम देना चाहते हैं। इसी तरह तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 जनवरी 1985 को राज्यसभा में कहा और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और निजी तौर पर मैं इससे अपने को सहमत पाता हूं, क्योंकि वो एक विशेष परिस्थिति थी जिसमें यह बिल आया, और किन परिस्थितियों में बिल आया यह हमें आज जानना चाहिए। जब तक उसका कोई वैकल्पिक बढ़िया आधार हम नहीं तैयार कर लेते, तब तक हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस बिल लाने के पीछे क्या वजह थे, क्या कारण थे। पर उस पर आने के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहा, व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इन दिस बिल इज टू मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट एज पॉसिबल, so that there are no gray areas where somebody has to take automatic backed by a sequence of events which are a decision. The decisions should on record so that there is no debate about it. We also thought that the operation of the bill should be quick so that there is no time for horse trading to take place or any other problem to arise. That is why we left this to the chairman or speaker. तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम क्यों स्पीकर को अधिकार देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होते हैं, दल बदल की घटनाएं होती है, उसका परिणाम क्या होगा, उसके रिकॉर्ड्स और तथ्य के आधार पर तत्काल स्पीकर फैसला करे। कोई और दूसरा मंच नहीं है जिस पर यह फैसला इतने त्वरित ढंग से हो सकता है, और मैं इस बात से सहमत हूं। मैं आपको कारण इसका आगे बताऊंगा कि क्यों यह सही था। यह इसकी पृष्ठभूमि पहले हम लोग जान लें, किस पृष्ठभूमि में यह कानून आया। इस कानून आने के पहले एक लंबी पृष्ठभूमि थी, और भारत को अगर आप तीन मोटे तौर पर इस रूप में बांट कर देखें इस दृष्टि से, तो एक 48 से 65 की राजनीति थी, जो मोर और लेस इथिकल राजनीति हम कह सकते हैं, जिसके पीछे एक नैतिक आग्रह था। 65 से 85 का दौर आया, जिसको किसी व्यक्ति का नाम भी था, लेकिन सुना आया राम और गया राम के दौर से यह जाना जाता है। और थर्ड 85 से 2020 जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इस कानून के बाद भी मूल बीमारी कायम हो, और किस तरह यह कानून अप्रभावी साबित हो रहा है, उसका भी मैं उल्लेख करूंगा। अब आप देखें कि 70 में ये चीजें ऑन रिकॉर्ड आई कि एक एक दिन में 5-5 बार 3-3 बार दल बदल एक एक व्यक्ति ने किया। मार्च से दिसंबर 67 के बीच 10 माह में 320 विधायकों ने दल बदल किया। 67 से 71 4 वर्षों के बीच 142 डिफेक्शन पार्लियामेंट में हुए। 69 लगभग 1969 डिफेक्शन स्टेट असेंबलीज में, ऑलमोस्ट 65 से लेकर के और लगभग 5 वर्षों के बीच हुआ। 32 सरकारें गिरी, कोलैप्स्ड। 212 डिफेक्टर्स को पद मिला। 8 दिसंबर 67 को लोकसभा में इस पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस चर्चा में जो चीजें आई उस पर भी मैं उल्लेख करूंगा कि लोकसभा में बड़ी गंभीर इस पर चर्चा हुई है 2 बार, और एक बार माननीय उमाशंकर दीक्षित जी गृह मंत्री के रूप में इस पर प्रस्ताव लाए 72 में। उसमें बहुत स्पष्ट ढंग से विवेचन हुआ, जिस सवाल को माननीय जोशी जी उठा रहे थे कि अंततः कोई व्यक्ति राजनीतिक दल के कारण चुना जाता है कि व्यक्ति का भी प्रभाव होता है। अगर सिर्फ राजनीतिक दल के कारण चुना जाता है तो यह भी बात उठी कि हम इस सिस्टम को बदलें और पॉलिटिकल पार्टीज को कितने % वोट मिलते हैं, उस वोट के आधार पर वो बाद में अपने कैंडिडेट्स तय करें। वोट मिलने के बाद अपने कैंडिडेट्स को और विधायक और सांसद बनाए। उसके बाद अगर कोई इस तरह दल बदल करता है तब वो पार्टी उनको निर्देश दे, तब उनका डिफेक्शन खत्म करे। लेकिन कई बार अब व्यक्तियों के नाम पर भी वोट मिलते हैं, इसलिए यह तय करना कि व्यक्ति जीत रहा है या पार्टी जीत रही है बड़ा मुश्किल काम, ये डिबेट का हिस्सा।
यह भी तय हुआ कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आश्वासन दे करके अपने कार्यक्रम के आधार पर, अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव जीतती है और उसको पूरा करने में नाकाम रहती है, तब कोई सदस्य राजनीतिक या सैद्धांतिक कारणों से अलग हटना चाहे, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल बेस पर वह डिफेक्शन करना चाहे, तो उसको आप इजाजत देंगे कि नहीं। तो ये मांग हुई कि पूरी तरह से पूरी राजनीति में एक समग्र परिवर्तन करना पड़ेगा, तब इन चीजों को एड्रेस किया जा सकता है। खैर मैं अभी इस पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन 8 दिसंबर 67 को लोकसभा ने कमिटी ऑन डिफेक्शंस बनाई। उस कमिटी ने 7 जनवरी 69 को अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि अलार्मिंग तरीके से दल बदल हो रहा है, जिसमें बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कितने लोग मंत्री बनाए गए, उसमें 116 डिफेक्टर्स को मंत्री बनाए गए। इसका पूरा किस्सा था और एक एक व्यक्ति कितना मल्टीपल डिफेक्शन किया। और कमिटी ने पाया, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, कि करप्शन और ब्राइबरी इसके मुख्य कारण थे। अब आप देखें कि इस दौर में इस देश की क्या स्थिति हुई। यह भी था कि 67 से 72 के बीच पूरे देश में डिफेक्शंस के 2000 मामले हुए। पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा या विधानमंडलों या केंद्र शासित प्रदेशों में 4000 कुल सदस्य हमारे हैं, उसमें से 2000 ने लगभग डिफेक्शन किया। मार्च 71 के अंत तक लगभग 50% ने अपनी पार्टी संबद्धता बदल ली, जिस पार्टी से आए उस पार्टी को छोड़ दिया। कुछ एक ने कई बार दल बदला और एक विधायक ने तो 5 दिनों में 5 बार दल बदला मंत्री बनने के लिए। शायद यही कारण थे कि 10th शेड्यूल आया। शायद यही कारण था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और कानून मंत्री ने कहा कि यह फैसला हम स्पीकर को देंगे, और स्पीकर क्यों तत्कालीन परिस्थितियों में सही था यह भी मैं आपको बताऊंगा। उसका उल्लेख हालांकि सांकेतिक रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अब आप देखें, यह था 10th शेड्यूल लागू होने के बाद जो स्थिति बनी, उस पर हम बाद में चर्चा करें। पर उस दौर में जब 65 से लेकर और लगभग 85 तक इस तरह की दल बदल के आधारित राजनीति चल रही थी, रोज सरकार बनाने और गिराने और आयाराम गयाराम का दौर चल रहा था, तो इस देश में क्या हुआ, इसका असर देश के भविष्य पर क्या पड़ा, ये मैं आपसे रेखांकित करना चाहूंगा। क्योंकि राजनीति ही समाज को बनाती है, राजनीति समाज की नियति और देश की नियति तय करती है। राजनीति तय करेगी कि देश कितना आगे जाएगा। 1970 में जो आज इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आप देखते हैं, कंप्यूटर वगैरह की जो बात देखते हैं, जो डेथ ऑफ डिस्टेंस की बात आती है, उसी के आसपास लगभग 91 में इकोनॉमिस्ट दुनिया की बहुत विशिष्ट पत्रिका मानी जाती है, उसकी महिला पत्रकार ने लिखा डेथ ऑफ डिस्टेंस, यानी दुनिया में खत्म हो रही है, उसका क्या असर समाज पर पड़ने जा रहा है। यानी कैसे दुनिया एक गांव बन रही है टेक्नोलॉजिकली, ये उस वक्त दुनिया में चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे भारत में आयाराम और गयाराम की राजनीति चल रही थी। इसलिए विकास के जो काम 48 से लेकर के 65 के बीच हुए, 65 ऑनवर्ड्स वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि राजनीति इन दल बदलों के हाथ में थी। राजनीति पर इनका असर ज्यादा था, जो देश हित से ज्यादा स्वहित में सोचते थे। तो देश को तय करना है कि हम किस रास्ते पर जाएं। मैं मानता हूं उस वक्त भी डिबेट हुआ है पार्लियामेंट में कि जब आप स्पीकर को अधिकार देते हैं या यह कानून लाते हैं कि दल बदल से एक व्यक्ति, एक विधायक या एक सांसद को आप अगर वो दल बदल करता है तो आप उसको उसकी मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं, तो हुआ कि पार्लियामेंट में जो अधिकार है एक सांसद को या विधानसभा में जो विधायक को, कि वह मुक्त होकर बोल सकता है और वोट दे सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तो उस रूप में यह कानून अवैध होगा। अगर उस उदात्त रूप में आप सोचें, तो उस उदार समाज की दृष्टि से सोचें, तो समाज एक स्तर पर पहुंच जाए, तो ये सवाल है अपनी जगह। क्योंकि संभव है कि मैं जिस दल से चुनकर आऊं और जिन आश्वासनों को मैं देकर आऊं, और कल मेरे मन में ईमानदार डिसेंट होने, ईमानदार विरोध का सवाल उठे, तो हमको जगह मिलेगी कि नहीं। और मैं आपको उदाहरण बताता, पहले फर्स्ट पार्लियामेंट में यह कांग्रेस के अंदर, तत्कालीन रूलिंग पार्टी के अंदर भी व्यवस्था थी कि उसके सरकारी बिलों पर उसकी निजी मत से व्हिप के बाद भी असहमत होकर लोगों ने वोट दिया। बाद में किसी भी दल ने इसको, उन स्वस्थ मूल्यों को कायम नहीं रखा। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने परमिशन लेकर के वोट दिया अपनी सरकार के खिलाफ लैंग्वेज के मामले में। कई ऐसे और उदाहरण हैं। पर
उस दौर में जब दुनिया बदल रही थी, जब दुनिया में ये इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो रहा था, जब फ्यूचर शॉक किताब एक पत्रकार ने लिखी कि दुनिया कैसे बदल रही है, टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है, तब हमारे यहाँ दल बदल की राजनीति चल रही थी। जब इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन दुनिया में हो रहा था, तब हमारे यहाँ इस सब चीज़ों की बात चल रही थी कि निजी हित कैसे हमारा पूरा हो। आज हम सोचते हैं कि हम दुनिया से कंपीट करेंगे, हम दुनिया के बराबर जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़े गंभीर सवाल हैं आज हमारे देश में। आप सोचिए, एक मोटे तौर पर आज पर्यावरण का सवाल है, आज बाकी और गंभीर सवाल, इस पर कई आपको निर्णय दलों के हित से ऊपर उठकर देश हित में कठोर लेने पड़ेंगे। हमारे समय के सबसे बड़े जीवित वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के वो थे, बड़े दुनिया में जाने माने नाम। अगर पूछे तो लेमैन की दृष्टि से मैं कहूंगा कि आइंस्टीन थे हमारे समय के, वो कोई गांधीवादी नहीं थे। उनकी अंतिम किताब जो है उसमें लिखा है कि दुनिया में 4-5 बड़े खतरे हैं, अगर इंसान ने इनका हल नहीं ढूंढा तो उसको अपने लिए नया प्लेनेट, नया ग्रह, नया नक्षत्र, नया भूमंडल तलाश लेना चाहिए रहने के लिए। उन खतरों में पॉल्यूशन वगैरह तो बताया ही है, पॉपुलेशन भी। आप मोटे तौर पर समझे 3 या 4 वर्षों बाद हम लोग चीन से ओवरटेक करेंगे। चीन हमारे 3 गुना आबादी में, अमेरिका 5 गुना, उसकी आबादी 30-33 करोड़। अब आप बताएं कि इतने कम जमीन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लेकर जो भी सत्ता में बैठेगा, उसके लिए जो माइग्रेशन 30-40 करोड़ होने वाला है गांवों से देहात में, शहरों में, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों पर आपको सोचना पड़ेगा। और ये कुछ निर्णय होंगे जो पर्यावरण से लेकर सारी चीजों के बारे में आप सबको बैठकर करना होगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें एक राजनीति ऐसी चाहिए जिसमें प्रतिबद्धता की राजनीति हो, आदर्श की राजनीति हो, देश के प्रति समर्पण की राजनीति हो। जहां दल बदल से राजनीति होगी वो तो निजी स्वार्थ से प्रेरित राजनीति होगी, वो राजनीति इन समस्याओं को हल नहीं कर सकती। 70 के दशक में हमारी जितनी समस्याएं उपजी, उसका यह वो था, परिणाम था कि हमने उन समस्याओं को हल नहीं किया। 64-65 के बाद एक किताब आई थी, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड अहेड, क्योंकि भारत में 65 के बाद आप देखें भाषा का सवाल, बाकी कई चीजें उठी। तो दुनिया के जाने माने पत्रकारों ने लिखा, सेलिक हैरिसमैन नाम था शायद उनका, जिन्होंने लिखा द मोस्ट डेंजरस डिकेड अहेड, यानी भारत खतरनाक दौर में घुस रहा है 65 के बाद। ये भारत बचेगा या नहीं बचेगा, अपनी एकता कायम रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, ये दुनिया की चिंता का विषय था। तो इसका कारण यह था कि हमने राजनीति में ऐसी ताकतों को जन्म दिया। ये हमें सोचना पड़ेगा। इस पृष्ठभूमि में ये बिल आया था। और मैं आपको बताऊं, आज ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में माननीय जोशी जी खबर देखा दिल्ली में कि सिर्फ ये जो रोड में जो घूस देना पड़ता है आपको ट्रक ड्राइवर्स और बाकी लोगों को, 64,000 करोड़ प्रति वर्ष। ये आज की खबर है। कोई सरकार नहीं चाहती, पर यह चल रहा है। अब उसका एक मैं कारण आपको बताऊं, जब मैं पार्लियामेंट में गया तो मैं पहली बार सोचना समझना शुरू किया क्या स्थिति है। तो मुझे संयोग से मोटर व्हीकल ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल में मैं कमेटी में था। शायद राजीव गांधी के समय में कुछ उसकी चर्चा हुई थी कि इस बिल को कैसे हम लोग लाएं। 28 वर्षों से कोई कानून नहीं बना उस पर, अभी कानून आया। उस कानून के प्रतिरोध में किस तरह के लोग थे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको मोटे तौर पे सोचना होगा कि 87 या 78 में, 87 वगैरह में शायद इस पर कुछ चर्चा हुई थी, मैं स्मृति के आधार पे कह रहा हूं। उसके बाद कानून पास होता है, अभी पिछले साल पास हुआ। अब आप इस बीच में क्या हुआ, 91 में उदारीकरण के बाद जिस भारत में कुछ 1 लाख गाड़ियां रही होगी, करोड़ों गाड़ियां हो गई। एक्सीडेंट्स रोज अखबारों में छपता है, आप देखते होंगे। उसका सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, PIL दायर हुआ कि रोज इतने लाख नौजवान मर रहे हैं, रोज इतने बुजुर्ग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, इनका रास्ता निकालें। पार्लियामेंट रास्ता नहीं निकाल रही है। अदालत में मामला जाता है, अदालत इंस्ट्रक्शन देती है आपको फॉलो करना है सरकार को। हम सब चिंता करते हैं संसद में बैठकर के कि संसद के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है, पर अगर हम चुप रहेंगे, हम कानून बनाने का काम नहीं करेंगे, हम अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, हम अपने फर्ज को एब्डिकेट कर देंगे, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी।
अब आप देखिए 91 में इस देश में ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन हो गया, करोड़ों गाड़ियां आ गई, एक्सीडेंट्स बढ़ गए, लेकिन कानून हमने रोकने के लिए नहीं बनाया। मेरे दिमाग में आया कई ऐसे कानून हैं, कभी उस पर अलग से चर्चा। द कॉस्ट ऑफ डिलेड लेजिस्लेशन, कोई कानून अगर आज की तारीख में जरूरत है समाज के लिए, देश के लिए, अगर उसको आप नहीं बनाते हैं, आज गंभीर बीमारी है उसका इलाज आप नहीं करते, 25 वर्ष बाद करते हैं, तो उसका क्या लाभ? किसी को देश में अध्ययन करना चाहिए द कॉस्ट ऑफ डिलेड लेजिस्लेशन। जितने कानून है, 10 कानून आपको बता सकता हूं जिनके विलंब से बनने के कारण समाज पर क्या असर पड़े। ब्लैक मनी के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, बड़ा गंभीर सवाल है, पर बेनामी संपत्ति में 28-30 वर्ष पहले कानून बन करके रूल्स क्यों नहीं बने? ऐसी बहुत सारी चीजें मैं नहीं जाना चाहता अभी उसमें। मैं आपको यह सिर्फ बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कल्पना की गई है कि महाजनो ये गता सुपंथा, यानी नेता जैसे जाते हैं, समाज के अगुआ जैसे जाते हैं, समाज उसका अनुकरण करता है। तो अगर नेता ही दल बदल करेंगे, नेता ही इधर उधर जाएंगे, हम ही लोग ये रास्ता दिखाएंगे, तो समाज तो इसी रास्ते चलेगा। गीता का उपदेश, बहुत सारी चीजें हैं, पर शायद यही कारण था कि 10th शेड्यूल आया, और शायद यही कारण था कि तत्कालीन कानून मंत्री और तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से इन बातों को कहा कि भाई हम स्पीकर को यह अधिकार दे रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि जब तक इसका कोई मुकम्मल व्यवस्था न हो जाए तब तक स्पीकर के पास ये अधिकार रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए उसका सुधार कैसे हो, और सुधार के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, मैं भी कुछ चीज़ें उसमें जोड़ूंगा। यह एंटी डिफेक्शन लॉ इसी पृष्ठभूमि में आया जब आयाराम गयाराम की राजनीति चल रही थी। इसको रोकने की ईमानदार कोशिश में मानता हूं कि इसको लाया गया, लेकिन यह कानून भी अपना फर्ज पूरा नहीं कर पा रहा। पर इसका मकसद क्या था? कानून बनाने का जो मसविदा था, जो एक्ट का मूल मोटो था, वो था द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, पॉलिटिकल डिफेक्शन की बुराई को खत्म करना। उसके मकसद में बताया गया द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस एपेंडेड टू एंटी डिफेक्शन बिल। जो भी कानून बनता है उसमें यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीजंस आप देखते ही होंगे, उसमें उल्लेख होता है उसमें उल्लेख है द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन हैज बीन ए मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न। If it is not combated, it is likely to undermine the very foundations of our democracy and the principles which sustain it. The bill meant for outlawing defection and fulfilling the above assurance. हमारी मूलतः डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जड़ को ही यह खत्म कर देगा डिफेक्शन, अगर हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। यह इसके कानून में मूल रूप से कहा था। फिर यह कानून बनाते समय यह भी प्रसंग उठा कि भाई जो स्वस्थ डिबेट और डिसेंट का मामला है, होता है किसी समाज में स्वस्थ, जैसे आप 48 से लेकर देखें 65 का दौर कहें, कुछ बात तक भी कहें, वो था जब राजनीति में असहमत होते हुए भी सवाल आप उठा सकते थे। तो वो अगर ईमानदार ढंग से आप किसी से मतभिन्नता रखते हैं तो उसका स्कोप खत्म होगा। ये सवाल भी पार्लियामेंट में उठा कि हम अगर ये कानून बनाते हैं तो ये स्थिति होगी। प्रश्न उठा कि क्या आधिकारिक पार्टी लाइन के खिलाफ वोटरों की भावना भी जो होती है, अगर हम वोटर की भावना की रहनुमाई कर रहे हैं तो उसके साथ अन्याय होगा कि नहीं। यह भी सवाल उस वक्त उठा कि क्या डिफेक्शन का फैसला स्पीकर स्वीकार करेंगे जो सामान्यतः शासक या शासक मोर्चा से चुनकर आते हैं, या स्वतंत्र या निष्पक्ष निकाय को सौंप दिया जाए। ये जो आज जजेस कह रहे हैं ये ऑलरेडी हमारे यहाँ डिस्कस हुआ है पार्लियामेंट में कि क्या किया जाए, क्या रास्ता है। और खास तौर से मैं 2 बार जो इस विषय पर लोकसभा में चर्चा हुई उसका उल्लेख करना चाहूँगा। पहली बार 67 में 8 दिसंबर 67 को वेंकट सुवैया जी का एक प्रस्ताव था विधायकों द्वारा राज्य विधानसभाओं में दल परिवर्तन का, और दूसरा 1973 में 13 दिसंबर को तत्कालीन गृह मंत्री उमाशंकर दीक्षित जी 32वां संशोधन लाए थे विधेयक इसी दल बदल कानून को बनाने के लिए।
अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ के जो मेन फीचर्स थे, मैं बिल्कुल लेमैन के रूप में, जो हम सब जानते हैं, मैं एक बार उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा जोशी जी ने बताया कि यह फैसला करते हुए पार्लियामेंट ने, संसद ने कानून बनाते हुए यह ताकत दी स्पीकर को कि वह ट्रिब्यूनल के रूप में डिसाइड करें। उनका यह पावर जुडिशियल नेचर का है। इसमें अगर कोई सदस्य चुने जाने के बाद राजनीतिक पार्टी का स्वेच्छा अपनी पार्टी का मेंबरशिप छोड़ दे, या सदन या हाउस में अपने व्हिप के निर्देश के अनुसार मतदान नहीं करे, पर अगर मतदान नहीं करने का उसने प्रायर परमिशन ले लिया है, या अपनी अनुपस्थित होने के संदर्भ में वह जो कारण देता है पार्टी अगर माफ कर देती है तो एक्सेप्शन होगा, उस पर यह लागू नहीं होगा। पर अगर वह पार्टी के निर्देश या व्हिप के अनुसार मतदान नहीं करता तो उसकी सदस्यता नहीं रह सकती। अगर कोई निर्दल प्रत्याशी चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर ले, उसकी सदस्यता पर भी सवाल उठेगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर सदन या विधायिका का सदस्य बनने के 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, और यह डिस्क्वालीफाई करने का पावर चेयरमैन या स्पीकर को है। मर्जर के बारे में भी यह प्रोविजन रखा गया कि अगर किसी सदस्य की मूल पार्टी किसी दूसरे के साथ विलय कर लेती है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। वह और पुरानी पार्टी के अन्य सदस्य नई राजनीतिक पार्टी के सदस्य रहेंगे। मर्जर के संबंध में पुनः जो ओरिजिनल कानून में था कि 1/3 स्प्लिट अगर होता है तो उसको माना जाएगा ठीक, पर यह माना गया 99 में कि नहीं, इससे कानून अप्रभावी है। इसको और ठीक करने के लिए स्प्लिट की जगह मर्जर का प्रस्ताव आया, और इसमें कहा गया कि 2/3 सदन के सदस्य मर्ज कर सकते हैं, लेकिन 1/3 सदस्य जो बच जाएंगे उसके बारे में भी कानून बहुत स्पष्ट नहीं है। लॉ कमीशन ने 170वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया कि ये कानून बनने के बाद भी, यानी 1/3 से जो 2/3 किया गया, कहा कि देयर हैज बीन यूनानिमस सपोर्ट इंक्लूडिंग द पीएम ऑफ इंडिया टू दिस प्रपोजल। इसलिए स्प्लिट प्रोविजन को डिलीट करने की अनुशंसा के रूप में इन्होंने स्थापित किया, और 2003 में 2/3 का प्रोविजन आया। चेयरमैन या सभापति ही अंतिम निर्णय करेंगे। 1985 एक्ट के तहत अदालतों को डिस्क्वालिफिकेशन का मामला सुनने से अलग रखा गया था। स्पीकर को अपने ही डिसीजन को रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है। नो जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिव्स हिज ऑर्डर। जब तक सभापति या चेयरमैन या स्पीकर साहब निर्णय नहीं देते तब तक उस पर कोई जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकता, और कोई टाइम लिमिट नहीं दिया कि कब तक यह फैसला होगा। पर बाद में राजेंद्र सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य मामला में यह भी स्पष्ट किया कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड सुओ मोटो बाय चेयरमैन और स्पीकर। उस पर एक शिकायत होनी चाहिए प्रक्रिया के तहत, उसका एक प्रोसेस और प्रोसीजर है, उसी के तहत यह शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में नागालैंड के किरोतु हन जल हितु मामले में कहा कि 85 कानून में स्पीकर या चेयरमैन के निर्णय को न्यायालय सीमा से बाहर रखा गया था। न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था, लेकिन माना कि नहीं, यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में। इसके बाद ये सारे निर्णय आ रहे हैं। कानून में कुछ ग्रे एरिया लगते हैं ऐसे, जैसे यह माना गया है कि अध्यक्ष, स्पीकर या चेयरमैन अपने विवेक से फैसला करेंगे, पर एक ही नेचर के मामलों में अलग अलग स्पीकर्स के अलग अलग फैसलों से कुछ सवाल खड़े हुए। फैसलों की समय सीमा तय नहीं है, विलंब उसके लिए मांग हुई कि नहीं समय सीमा तय हो। डिफेक्शन को सतत प्रक्रिया माना गया। 1993 में गोवा के रवि नायक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कहा कि स्वेच्छा दल छोड़ने पर भी मामला बहुत स्पष्ट नहीं बनता, उससे जो स्थिति बनती है। इस तरह से यह माना गया कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की स्थिति अभी भी इस कानून के आने के बाद बनी हुई है। अब दो मत हैं कि पहला है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की रिकॉर्ड, क्वालिटी, डिस्पोजल, स्पीड असंतोषजनक है, यह डिलेड डिसीजन है, इसको ठीक किया जाए। दूसरा है जो अदालत भी कह रही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बदले इलेक्शन कमीशन या किसी और को या ट्रिब्यूनल को या स्वायत्त संस्था को यह अधिकार दे दिया जाए।
मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इसको ठीक करने के लिए समय समय पर कुछ कमेटियों की रिपोर्ट्स भी आई हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इसको करेक्ट करें। पहला, दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला प्रेसिडेंट, गवर्नर या इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को दे देना चाहिए। उन्होंने कुछ और चीज़ें भी जोड़ी हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी लिमिटेड टू केसेज वेयर ए मेंबर वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, ए मेंबर एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग और वोट्स कंट्री टू द पार्टी व्हिप इन ए मोशन ऑफ वोट कॉन्फिडेंस और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। खास मामलों में ही अगर दल का निर्देश न माने तभी यह हो, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। एक पश्चिम बंगाल के लंबे समय तक स्पीकर रहे हालिम साहब के नेतृत्व में भी एक कमेटी बनी, हालिम कमेटी ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ 1998। उन्होंने कहा कि द वर्ड्स वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी बी कंप्रिहेंसिवली डिफाइंड। Restrictions like provision on joining another party or holding offices in the government be imposed on expelled members. The term political party should be defined clearly. राजनीतिक दलों की व्याख्या की जाए और जो लोग स्वतः पार्टी छोड़ते हैं उस पर भी और स्पष्टीकरण हो, और जो छोड़ते हैं उनको कोई पद न मिले इसकी व्यवस्था की जाए। फिर लॉ कमीशन ने 170वीं रिपोर्ट दी 1999 में। Provisions which exempt splits and merger from disqualification to be deleted. Pre-poll electoral fronts should be treated as political parties under anti-defection law. चुनाव के पहले अगर मोर्चा आपका संयुक्त बनता है तब एक दल माना जाए। Political parties should limit issuance of whips to instances only when the government is in danger. और राजनीतिक दल whip भी बहुत कम से कम जारी करें जब सरकार खतरे में हो। इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर अपना सुझाव दिया। Decisions under the 10th schedule should be made by the President, Governor on the binding advice of the Election Commission। यानी इलेक्शन कमीशन सुझाव दे और प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको माने। एक कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बना 2002 में, उसने भी कहा कि डिफेक्टर्स शुड बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज और एनी रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रिमेनिंग टर्म। The vote cast by a defector to topple a government should be treated as invalid। यानी दल बदल करने वाले व्यक्ति के वोट से अगर सरकार बचती है तो उसके वोट को इनवैलिड करिए। यह भी कहा कि उनको कोई पब्लिक पोस्ट न मिले इसकी व्यवस्था की जाए। ये सारे इस तरह के कई प्रोविज़न, कई सुझाव आए कि इस कानून को और कैसे बेहतर बनाया जाए। मेरा आग्रह होगा कि इन कानूनों पर भी एक तरह से हमें नए सिरे से सोचना और गौर करना चाहिए। पर यह सही है कि अनेक राज्यों में यह कानून डिफेक्शन रोकने में विफल है। मैं कुछ हाल की चीज़ें आपको बताऊंगा कि 35 वर्ष लागू हुए इस कानून के, लेकिन अभी जो पब्लिक डोमेन में, जो सार्वजनिक जीवन में इसके बारे में लेकर के टिप्पणियां आई हैं कुछ अखबारों की, इज द एंटी डिफेक्शन लॉ फेलिंग टू डिलीवर। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ फेल हो चुका, ये कोई कारगर नहीं रहा? ये कई राज्यों के संदर्भ में है। डज द एंटी डिफेक्शन लॉ सर्व एनी पर्पस, क्या इससे कोई पर्पस सर्व होता है? और ये अखबार का नहीं, लगभग मोटे तौर पर सबका है। और एक एग्जाम्पल जो मैं किसी राज्य का नाम लिए बगैर देना चाहूंगा कि इस कानून के बनने के बाद इसकी विफलता का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो ये है कि एक राज्य में हाल में चुनाव हुए कुछ दिनों पहले, पर 2014 में जब वो राज्य कायम हुआ, चुनाव हुआ था वहाँ, तो 119 में से 63 सीटें उसे मिली थी। पर 5 वर्षों बाद जब चुनाव हुआ तो उस रूलिंग पार्टी के पास 27 अतिरिक्त विधायक आ गए बिना चुनाव। इसमें से 26 विधायक बिना चुनाव के आए, एक उपचुनाव में आए। अब ये जो 26 डिफेक्शंस हुए थे, चुनाव में जनता ने 63 सीटें दी, डिफेक्शन ने 5 वर्ष पूरा होने पर 89 विधायक बना दिया विधानसभा में, और तब तक विधानसभा भंग हो गई, कोई फैसला नहीं आया। इन हालातों ने कानून के बारे में बड़ा गंभीर सवाल पैदा किया। मैं मानता हूं कि इसका निराकरण ये नहीं है कि अदालतों को अधिकार दिया जाए, इसका एक आधार ये है कि स्पीकर्स के डिसीजन लेने की सीमा तय करिए कि आपको एक समय सीमा के तहत यह फैसला करना पड़ेगा।
बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ये चिंता बहुत सारे लोगों की है कि जितने आप रास्ते कानून के बनाएंगे कोई ना कोई होल कहीं से निकल जाएगा। तो ये आमतौर से ये है कि सैडली द कर्स इज वर्स देन डिजीज। और आप जानते हैं कि आइडियोलॉजिकल या यह सैद्धांतिक या राजनीतिक अब स्प्लिट तो होते नहीं। यह भी रास्ता कि मतदाताओं के पास वो वापस जाएं, इस्तीफा दें, फिर चुनाव के द्वारा आएं। बहुत सारे लोग जीत कर आते हैं, पर उस पर कुछ प्रोविजन हो कि इस महारोग से मुक्ति का रास्ता क्या हो। शायद यही कारण था कि 10th शेड्यूल बना, 2005 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना। और शायद मैं स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे वीरप्पा मोइली जी इसके चेयरमैन थे। उनकी रिपोर्ट क्या थी? डिफेक्शन हैज लॉन्ग बीन ए मैलाइज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लाइफ। यह बहुत पहले से भारतीय राजनीति के जीवन का महारोग है। इट रिप्रेजेंट्स मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर फर्दरिंग प्राइवेट इंटरेस्ट एंड हैज बीन ए पोटेंट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। आगे फिर कहते हैं, बीच की चीजें मैंने छोड़ दी हैं, परमिटिंग डिफेक्शन इन एनी फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट इज ट्रेविस्टी ऑफ इथिक्स इन पॉलिटिक्स। राजनीति में अगर इथिक्स को बचाए रखना है, उसका उपहास नहीं करना, उस मर्यादा को कायम रखना है, तो इसको बंद किया जाना चाहिए, ऐसा मानना है। अब मैं न्यायपालिका के प्रसंग का भी थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जितने फैसले आए हैं मेरी जानकारी में अभी तक, उनमें से किसी फैसला को अदालत ने पलटा नहीं। हां, स्टे दे दिया, लेकिन पलटा नहीं है। तो हम ये क्वालिटी ऑफ उनके डिसीजन पर कम से कम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन में तथ्य हैं। अब आप देखें, मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि देश की हर संस्था को एक दूसरे के साथ मर्यादा का संबंध और बेहतर हो, कैसे एक दूसरे को मजबूत करे, ये होना चाहिए। मैं निर्भया का भी मामला नहीं कहना चाहता। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि 3 करोड़ मामले पेंडिंग है इस देश में कैसे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि डिफेक्शन के मामले में ही देखें, हमारे 2017 राज्यसभा में 2 डिफेक्शंस हुए। दोनों की शिकायत आई, माननीय चेयरमैन ने फैसला दिया, 3 महीने के अंदर फैसला दिया। उस फैसले में से एक सज्जन की याचिका पर पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि घर भी रहेगा, वेतन भी मिलेगा। बाद में खुद डिसीजन पलट दिया कि नहीं, वेतन नहीं मिलेगा। अब 2017 से आज तक वो फैसला पड़ा हुआ, और एक राज्य जिससे एक राज्यसभा के सदस्य आते हैं, वो सीट अभी तक वैसे ही पड़ी हुई, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन को आप इंटीमेट नहीं करेंगे कि सीट वैकेंट हुई, पर वो व्यक्ति वहां पर उस सीट पर कोई है नहीं। तो अदालतों के फैसले से अगर हमें दिखाई देता कि कोई रोशनी मिल रही है, तब तो उनकी टिप्पणी जो थी कि नहीं, स्पीकर्स को आप ये अधिकार न देकर किसी और को दे, हमें उस पर विश्वास जगता। पर मुझे अभी भी विश्वास इस पर है कि 85 में जो कहा गया कि जल्द निर्णय के लिए हम करें, ये अधिकार दे रहे हैं हम स्पीकर्स को, तो स्पीकर्स जल्द निर्णय करें, हम पहले इस पर क्यों नहीं सोचें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि 3 महीने में स्पीकर्स फैसला करें, और 3 महीने में राज्यसभा के माननीय चेयरमैन ने फैसला दिया। लेकिन 2017 से आज 2020 हो गए, अब तक अदालत का फैसला नहीं है, और वह सीट एक तरह से कहें आप तो अनरिप्रेजेंटेड है एक स्टेट से, तो ये कहें कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। अब लेकिन इसका हल क्या है? हल मेरी दृष्टि में स्पीकर ही संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली का सबसे बेहतर और प्रभावी और विश्वसनीय प्रहरी है। हमें उसको मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। पद की गरिमा के अनुसार भी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में आप देखते हैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के बाद स्पीकर ही हैं। स्पीकर की परंपरा पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि स्पीकर्स, जैसे हमने वेस्टमिनिस्टर प्रणाली लिया, हमने सब ब्रिटेन से लिया, तो ब्रिटेन में भी 1377 में सर थॉमस हंगरफोर्ड पहले स्पीकर अपॉइंट किए गए।
इसके पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पार्लोर कहते थे। पार्लोर का अर्थ मैंने खोजने की कोशिश की हिंदी में बैठक या वार्ता कक्ष, या प्रोलोक्यूटोर यानी प्रधान या वकील या सभाध्यक्ष, कई बार पादरियों की सभा के भी सभापति कहे जाते थे। यह 1258 के पास इंग्लैंड में हुआ। स्पीकर्स की कितनी स्वस्थ परंपरा वहां पड़ी। जब हमने उनके यहां से संविधान का मॉडल लिया तो हमें इस बारे में क्यों नहीं परंपरा लेनी चाहिए, इस पर मैं और अपने यहां देश में शुरू में हुआ है उसका भी मैं उल्लेख करूंगा। इंग्लैंड के स्पीकर्स के चुनाव के बाद उन्हें अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद कन्वेंशंस ऐसे हैं कि स्पीकर अपने कामकाज में बिल्कुल न्यूट्रल रहे। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष और सारे लोग मदद करते हैं। जब उनका री इलेक्शन होता है, चुनाव में जाते हैं स्पीकर, जिसका सवाल उठा, तो जनरल इलेक्शन में कैंपेन आमतौर से उनके खिलाफ कोई पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती और कैंपेन नहीं करती। स्पीकर को ही अपने कामकाज के आधार पर री इलेक्शन लेना है। जनता उसको तय करती है कि चुने न चुने, स्पीकर के रूप में उनका काम कैसा रहा। और यह भी कन्वेंशन रहा कि स्पीकर्स अगर मान लीजिए हट जाते थे कि टर्म के बाद, तो उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बना दिया जाता था। आप स्पीकर्स के इस पद की वो मर्यादा कायम करने की कोशिश करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र और मजबूत हो और लोकतंत्र तय करे कि कैसे देश में चीजें संपन्न होंगी। इसलिए वेस्टमिंस्टर परंपरा में ही हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम फंक्शन कर रही है। उसी रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया अपने यहां फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, वहीं से स्पीकर शब्द हमने लिया है। सर सैमुअल होर्स जो उन दिनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने ये बिल पायलट किया हाउस ऑफ कॉमन्स में 1935 में कि हमारे यहाँ स्पीकर्स होंगे। और हमारे यहाँ विट्ठल भाई पटेल की मैं परंपरा का आपको उल्लेख करना चाहूँगा। उन दिनों प्रेसिडेंट कहे जाते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। क्या परंपरा स्पीकर्स की थी, और वो स्पीकर्स की परंपरा हमें रिवाइव करनी चाहिए। यही निदान है इन चीज़ों का। उन्होंने तय किया कि इस देश में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के बीच, विधायिका और कार्यपालिका के बीच बिल्कुल सेपरेशन होगा। और एक घटना मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा। भगत सिंह ने जब बम फेंका था, हम सब वो घटना को जानते हैं। तो भगत सिंह गैलरी में जहां बैठे थे, उन लोगों ने कोशिश की, जब वहां पर ये जो बहुत ही आपका पब्लिक सेफ्टी बिल जो बड़ा टिरेनिकल था, बड़ा एक तरह से देश को आतंक के शिकंजे में रखने वाला कानून था, वो जब कानून पर बहस हो रही थी तो उन लोगों ने बम फेंका और बिल्कुल वेल में फेंका ताकि किसी को हार्म ना हो। तो उसके नेक्स्ट डे, उस दिन हाउस एडजर्न हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हाउस मिला, तब सुबह में स्पीकर ने देखा, यानी विट्ठल भाई पटेल ने देखा कि ऊपर में वहां पर एक पुलिस का अधिकारी बैठा हुआ है सादी वर्दी में। तो उन्होंने पूछा, हाउ डेयर दिस मैन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑक्युपाइज द गैलरी विदाउट माई कंसेंट। ये किस तरह से ये अधिकारी बिना मेरे परमिशन के साहस करके यहां बैठा। उस वक्त जो होम मेंबर होते थे, यानी होम मिनिस्टर, कहा खड़ा होकर, सर विद माई परमिशन ही इज हियर। कहा कि मेरे परमिशन से वो यहां है। स्पीकर ने कहा, होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखिए, एंड रीस्ट्रेन योरसेल्फ, अपने को नियंत्रित करिए, अदरवाइज आई विल हैव टू सेंड यू आउट ऑफ दिस हाउस, या मैं आपको हाउस से बाहर भेज दूंगा। ये कहा जो हाउस में गृह मंत्री तत्कालीन कह सकते हैं आप, जो अंग्रेजों के थे, और उस अधिकारी को जाना पड़ा तुरंत। ये परंपरा हमारे यहां रखी और ये परंपरा आगे भी कायम रही। लोकसभा के जो पहले स्पीकर बने जीवी मावलंकर जी, वो ट्रेजरी बेंचेस के वेट या अपोजिशन के प्रेशर में आए बगैर कैसे काम किए, उसका 2-3 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। और ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको माहौल बनाना चाहिए कि हम अपने स्पीकर को ऐसी ताकत दें। एक बार उन्होंने कहा, जीवी मावलंकर ने, वंस ए पर्सन इज इलेक्टेड ए स्पीकर, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी एबव पार्टीज एंड पॉलिटिक्स। In other words, he belongs to all the members and at the same time belongs to none. He holds the scale of justice evenly, irrespective of the party or person. As a human being, he has the human drawbacks and shortcomings. However, everybody knows that he will
intentionally do no injustice or show partiality, such a person is naturally held in respect by all. यानी स्पीकर किस तरह आचरण करेगा, किस तरह रहेगा कि उसका सबको रेस्पेक्ट मिलेगा, ये उन्होंने बताया। और उसको किसी दल से संबद्ध नहीं रहना, उन्होंने दल भी छोड़ दिया था। आगे भी एक दो लोगों ने ऐसा किया। एक घटना में उल्लेख करना चाहूंगा कि पंडित जी, उनका आप कद जानते हैं, इतने बड़े हमारे देश के वो सिर्फ नेता ही नहीं थे, फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर सब में उनका बड़ा योगदान। तो ऑन वन ओकेजन प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू सेंट ए नोट टू स्पीकर। जो नोट उन्होंने लिखा वो मैं कोट कर रहा हूं, आई हैव सम अर्जेंट वर्क विद यू, कैन यू कम टू माई चैम्बर प्लीज। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है, क्या आप मेरे चैम्बर में आ सकते हैं। उसी नोट पर अपनी हैंड राइटिंग में मालवंकर साहब ने पीछे लिखा, according to the norms and parliamentary conventions, the speaker does not go to any executive's chamber, but if you have any urgent work, you are welcome to my room. नॉर्म्स और कन्वेंशंस के अनुसार स्पीकर किसी एग्जीक्यूटिव के चैम्बर में नहीं जाता। अगर आपको कोई अर्जेंट वर्क है तो मेरे यहाँ आपका स्वागत है। पर देखिए क्या भाव, पंडित जी ने फिर कहा उसी पर, इनएडवर्टेंटली यानी गलती से, आई हैड कमिटेड ए ग्रेट ब्लंडर, आई गिव माई अपॉलॉजीज एंड आई एम कमिंग टू योर चैम्बर। दिस वॉज द स्पिरिट। अब मैं आपको एक दूसरी और घटना बताऊं, ये ट्रेडिशन अपने पार्लियामेंट का मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हमें उसको इम्बाइब करना चाहिए, राज्यों में भी उस वक्त होता होगा। एनसी चटर्जी जी को आप लोग इस रूप में ज्यादा जानेंगे कि सोमनाथ चटर्जी जी के पिताजी लीडिंग लैयर उन दिनों के जमाने में, वह भी लोकसभा के सदस्य थे। एक बार मद्रास में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्यसभा के उसमें मैरिज कोड बिल पर जो शब्द कहा उसको मैं उल्लेख नहीं करता हूं, ए पैक ऑफ समथिंग समथिंग है पास द बिल। अब राज्यसभा में उन दिनों हंगामा मच गया, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया, सेक्रेटरी जनरल ने नोटिस उनको भेजी। चटर्जी जी ने रूल्स के अनुसार, रूल्स के जानकार थे, खुद भी कानूनवेता थे, काउंटर प्रिविलेज मोशन राज्यसभा सेक्रेटरी को दिया लोकसभा मेंबर के रूप में। मावलंकर जी जो पहले स्पीकर थे, उन्होंने सदन को सूचित किया कि भाई इस तरह की स्थिति हुई है। तो पंडित जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत गुस्से में खड़े होकर कहा, ही हैज द टेमेरिटी टू ब्रिंग ए प्रिविलेज नोटिस एंड द एरोगेंस टू इंसल्ट द इंटायर राज्यसभा। यह दुस्साहस और सारे राज्यसभा को अपमानित करने का काम उन्होंने किया और कहा स्पीकर से हाउस में कि आप ये प्रिविलेज मोशन एडमिट मत करिए। मावलंकर जी खड़े हुए और क्या कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर टेक योर सीट, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सीट पर बैठ जाएं। सो लॉन्ग एज आई एम द स्पीकर ऑफ दिस लोकसभा, आई विल नेवर अलाउ द मेंबर टू बी सबमिटेड टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द अदर हाउस। जब तक मैं इस पद पर हूं, तब तक अपने सदस्य को किसी दूसरे हाउस के द्वारा प्रताड़ित होने के लिए मैं उसको छूट नहीं दूंगा, ये नहीं होगा। दिस वाज, मैं उसके, वो गलत था सही था उस पर नहीं जा रहा, कैसे काम किया लोगों ने, मैं वो आपको परंपरा बता रहा हूं। फिरोज गांधी मुधड़ा केस में हमारे स्पीकर थे आनंद स्वामी अयंगर जी। जब बड़ा मशहूर मामला था उन दिनों का, फाइनेंस मिनिस्टर टीटी कृष्णाचारी जो पंडित जी के बड़े गहरे मित्रों में थे, वो थे, उनके और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के बीच कुछ पत्राचार हुआ था। वो पॉकेट से निकाले तो कुछ मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन किया कि पॉकेट से निकालकर कोई कागज आप पढ़कर बताएंगे प्रमाण में, ये सही नहीं है। उन्होंने रूलिंग क्या दी और वो रूलिंग आज तक काम कर रही है। हजारों ऐसे केस हुए कि इस तरह की घटनाओं ने इतिहास राजनीति का बदल दिया इस देश में। पर वो घटना मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा, उन्होंने क्या कहा, so long as any honorable member of this house is willing to take full responsibility of the confidential document he is seeking to lay on the table of this house, even if it is brought by stealth, I will allow him to lay it on the table of the house. अगर कोई व्यक्ति कहीं से कोई डॉक्यूमेंट अगर गलत तरीके से भी लाया गया है, अगर वो करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसको ले करने की मैं इजाज़त दूंगा। उन्होंने दिया और उसी के आधार पर टीटी कृष्णाचारी जी का कमीशन बना, दोषी पाएगा और उनका इस्तीफा हुआ। तो ये ट्रेडिशन हमारे स्पीकर्स ने डाली। शायद नीलम संजीव रेड्डी अंतिम स्पीकर थे 67 में, जिन्होंने अपने दल से इस्तीफा दिया था स्पीकर बनने के पहले। अब हमारे यहाँ बाद में बड़ा विवाद हुआ
कि पार्टी से स्पीकर बनते ही पार्टी छोड़ दें। तो सोमनाथ चटर्जी जी का मामला आप जानते ही हैं कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया, उन्होंने नहीं किया, फिर अपनी पार्टी से एक्सपेल्ड हुए। शायद ये पहली घटना थी। पर लॉ कमीशन ने भी क्या कहा है, और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके क्या सुझाव है स्पीकर के बारे में। लॉ कमीशन सजेस्ट दैट द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर शुड बी एडजुडिकेटेड by the President on the recommendations of the Election Commission and not by the Speaker. The rationale behind him is that the legislature should not be free to ditch the voters who vote not only from the individual but also opt for a particular party on the basis of its manifesto. The manifesto of the party should also be given a statutory recognition so that they may not work their manifesto. ये एक बड़ा विवाद है कि अगर आप कोई पार्टी से चुनकर आता है, जो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, अगर आप पार्टी को अधिकार देते हैं कि व्हिप का पालन न करे, उसको हटा देते हैं, तो ये बहस चली कि तब मैनिफेस्टो को भी एक आप मान्यता दें, लीगल मान्यता दें कि जिस मैनिफेस्टो को आप आश्वासन देकर जीत कर आते हैं उसको आप लागू करेंगे। तो ये बड़े इश्यू हैं। और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने भी कहा has made certain recommendations for substituting the post of speaker as an educatory tribunal. The commission has recommended that the power to educate on issues relating to disqualification of members on grounds of defection should vest in the election commission and not in the chairman or speaker of the house concerned. अब इसमें कुछ मैं संक्षेप में कुछ दो चार चीजें कहकर खत्म करूंगा। मैं ये मानता हूं कि इस कानून में कुछ परिवर्तन होने चाहिए, लेकिन गिवन सर्कमस्टेंसेज में जितनी चीजें हम लोगों ने देख ली, स्पीकर से बेहतर कोई और फोरम नहीं हो सकता मेरी नजर में। परिवर्तन क्या होना चाहिए कि समय सीमा के तहत डिस्पोजल हो, सभी डिफेक्टर सीट से इस्तीफा दें, नया चुनाव हो, यह भी रखा जाए कानून में। अगला टर्म जब वो चुनकर आए तो कोई पब्लिक ऑफिस, मंत्रिमंडल या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उनको लाभ ना मिले, यह भी एक कॉन्सेप्ट बने राजनीति में। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सुझाव दिया था कि जो डिफेक्टर है उसका वोट अगर वो देता है तो उसकी गिनती ही ना की जाए, वो सरकार बनाने और बचाने में गिनती ना करें। यह भी तय कर लीजिए कि स्पीकर के खिलाफ बड़ी पार्टियां चुनाव में प्रत्याशी नहीं देगी। जब आपने वेस्टमिनिस्टर प्रणाली लिया है तो उसको, उस पद की गरिमा को बनाने के लिए प्रणाली क्यों नहीं हम ले सकते। साथ ही अदालती अगर स्पीकर बाद में चुनाव नहीं लड़ना चाहे तो उन्हें आप राज्यसभा या जो जैसा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजने की परंपरा है उसको आप कायम रखें। इस तरह की चीजें अगर हम करते हैं तो शायद कोई रास्ता निकल सके। पर इससे भी बेहतर जो इस कहते हैं ना कि मुकम्मल रास्ता, जिससे जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अलग से होल न निकले, वो मेरी दृष्टि में गांधी का ही रास्ता है। और गांधी की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। दुर्भाग्य है कि गांधी को हम याद नहीं रखते अपने पब्लिक लाइफ में। यह भी सही है, गांधी ने लिखा 1929 में यंग इंडियन में कि इनडिसिप्लिन इज वायलेंस। अब हमारी संसद में या विधानमंडलों में जो स्थिति बनती है उसके बारे में अगर हम सचमुच गांधी की बात करते हैं, जीवन में आदर्श को अपनाते हैं, तो मैं मानता हूं कि उनके सिद्धांतों का भी अनुकरण करना चाहिए। गांधी जी ने भारतीय संविधान में कोई अपना योगदान नहीं दिया, वो अलग बनी, अलग लोगों ने बनाया। लेकिन गांधीवादी अर्थशास्त्री एक थे श्रीमन नारायण, उन्होंने गांधी जी की बातों का और लेखन का विश्लेषण कर स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान एक लिखा, द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया। 60 पन्नों का है, लगभग 22 अध्याय हैं। उसमें गांधी जी ने कई चीजें बहुत बढ़िया तरीके से कही है। पहली चीज उन्होंने कही कि आई हैव ऑलवेज डिराइव्ड माई पॉलिटिक्स फ्रॉम इथिक्स। मैंने हमेशा राजनीति इथिक्स से किया है, उसी से मुझे ताकत मिलती है। इट्स बिकॉज आई स्वेयर बाई इथिक्स। चूंकि मैं इथिक्स के प्रति ही प्रतिबद्ध हूं, वही मुझे, मैं उसके प्रति मेरी वचनबद्धता है। स्वेयर या मैंने शपथ ली है इथिक्स की, दैट आई फाइंड माई सेल्फ इन पॉलिटिक्स। इस कारण मैं राजनीति में हूं। यानी मैं मूल्यों के प्रति, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के प्रति मेरी प्रतिबद्धता नहीं होती, मेरी शपथ नहीं होती, मेरा कमिटमेंट नहीं होता, तो मैं राजनीति में नहीं होता।
और गांधी जी जब इस देश में आए, और जो हम कहते हैं कि कोई बात थी ऐसी कि उन्होंने आते ही देश की फिजा बदल दी। 1915 के पहले जिस संस्था यानी तत्कालीन जो कांग्रेस बनी थी अंग्रेजों के नेतृत्व में, उसके बारे में अंग्रेजी इतिहासकार या हिंदी जो देश के इतिहासकार वो कहते हैं कि महज पिटीशन देने, अंग्रेजों के सामने देश के लोगों के प्रार्थना पत्र ले जाने, यही काम करती थी, उसमें कोई ताकत नहीं थी। गांधी ने आने के बाद उसी संस्था को इतनी ताकतवर बना दिया कि 42 तक आते आते अंग्रेजों के जेल में जगह नहीं बची। और वो एक फोरम था, वो एक दल नहीं था, एक फोरम था जिसमें सारे लोग, सारे विचारधारा के लोग थे। उस वक्त गांधी ने पॉलिटिकल कार्यकर्ता कैसे बने, चंपारण में जब आंदोलन किया तभी उसके एक आचार संहिता बनाई और कहा कि राजनीति में कैसे लोग हों। आज शायद ही किसी दल को वो आचार संहिता याद रह गया, किसी दल को। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की वापसी, और इस देश में हुआ है। इस देश में 2 उदाहरण ऐसे हुए जिससे हमें राजनीति के बारे में सीखना चाहिए। पहली गलती हुई एक मैं कहना चाहूंगा, जब अलग राज्य बन गया आंध्र प्रदेश, तो उसके जो पहले मुख्यमंत्री हुए टी प्रकाशम, वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे। लोकसभा में लंबा बहस है उस वक्त का। टी प्रकाशम के नेतृत्व में सरकार बनी, वो पहले मुख्यमंत्री हुए। तय हुआ कि मिलीजुली सरकार बने, लेकिन नहीं हुआ कि वह एक पार्टी ज्वाइन कर ले तब उसके नेतृत्व में सरकार बने। शायद वो बड़ी गलती की शुरुआत वहां से हुई। टी प्रकाशम जी को, जो इतने बड़े कद के नेता को, जिन्हें आंध्र केसरी कहते हैं, वैसे व्यक्ति को एक दल में लाएगा, ऐसा पार्लियामेंट की डिबेट में मैंने पढ़ा। और वही किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, मधुलिमेन। पर एक उदाहरण भी आया कि 48 में सोशलिस्ट पार्टी जब अलग हुई कांग्रेस से, उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, बाकी लोग, वह एक आइडियोलॉजिकल डिफेक्शन था। वो पद के लिए डिफेक्शन कम से कम नहीं था, ये हम लोग आज कह सकते हैं। उसमें डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बाकी सारे, कम से कम ये हम लोग आश्वस्त होकर मान सकते हैं कि आज जिन कारणों से डिफेक्शन हो रहा वो नहीं हुआ होगा। ऑनेस्ट डिफेक्शन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी एंड डिफरेंसेज, वो हुआ। आचार्य नरेंद्र देव जहां से चुने गए थे, अपना इस्तीफा दे दिया। लोगों ने कहा इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले आप साथ थे, आप जीते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप एक पॉलिटिकल डिवीजन हुआ। कहा कि नहीं, हम लोगों को एक सार्वजनिक जीवन में एक भारत नया लोकतंत्र बन रहा है, एक उदाहरण, एक अनुकरणीय उदाहरण हमें पेश करना है। इस्तीफा दिया। उनके खिलाफ राघव दास तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी ने खड़ा किया। वो चुनाव हार गए, पर चुनाव हार कर भी एक नैतिक उन्होंने लकीर खींच दी, जो आज भी पार्लियामेंट में डिस्कस कई बार होता है, और मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। इसलिए सारे पक्ष के लोग आप ये मान लें कि राजनीति ही देश की नियति लिखेगी। राजनीति में जो आप लोग हैं वही समाज को आदर्श बना सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। पर वो राजनीति इस किस्म की राजनीति हो जो इस देश में ऐसे दिग्गजों ने रास्ता दिखाया। याद रखिएगा, आज तब दुनिया आइडियोलॉजी से प्रभावित होती थी, आज टेक्नोलॉजी चीजों को प्रभावित कर रही है। आइडियोलॉजी थी तो ये सारी विचारधाराएं चीजों को तय करती थी। आज टेक्नोलॉजी जो सिलिकॉन वैली से निकलती है, दुनिया का स्वरूप तय कर रही है। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अगर भारत को हमें अपनी अलग पहचान रखनी है, अलग कुछ ढंग से सोचना है, तो गांधी सिर्फ हमारे लिए 150वीं वर्ष पर याद करने के लिए, महज जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि उनको जीवन में सारे लोग अनुकरण करें, यह काम होगा, तभी हम इसका हल खोज सकते हैं। मैं पुनः माननीय जोशी जी का, जिनका बड़ा आदर करता हूं, बहुत मैं हृदय से आप सबके प्रति, सारे लोगों के प्रति, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे विधायकगण के प्रति, मंत्रीगण के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने बीच होने का मौका दिया, आपने धैर्य से मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री हरिवंश जी, उपसभापति राज्यसभा। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष की भूमिका, समय समय पर
ज्वलंत हो जाने वाले इस विषय को समर्पित आज की सेमिनार में आपने जो सारगर्भित अपना उद्बोधन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज का ये आयोजन स्वर्णिम अभिलाषाओं से सिंचित है, लेकिन आज के सेमिनार की स्मृतियां लंबे समय तक माननीय आपके जहन में रहे, इसके लिए हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री CP जोशी साहब से निवेदन, श्री हरिवंश जी माननीय उपसभापति राज्यसभा को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें।